पंत सरकार को आरंभ से ही कई प्रशासनिक एवं वैधानिक संकटों का सामना करना पड़ा। लीग तो पहले से ही रुष्ट थी। उसने सांप्रदायिकता के आधार पर अल्पसंख्यकों में उत्तेजना पैदा की, जिससे प्रांत के कई बड़े नगरों में शांति और व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया। कई अंग्रेज अधिकारी अपने नए खद्दरधारी स्वामियों के अधीन कार्य करना अपनी हेठी समझते थे। खीज मिटाने के लिए मौका पाते ही प्रशासनिक कठिनाई पैदा करने से वे नहीं चूकते थे। सन 1935 के विधान के अधीन मुख्यमंत्री उनका तबादला भी नहीं कर सकता था। विडंबना ये थी कि कई भारतीय अधिकारी भी अपने नए भारतीय स्वामियों के प्रति शंकालु थे। उनको कांग्रेसी सरकार के अस्तित्व पर भरोसा नहीं था। वे जानते थे कि यह सरकार 4 दिनों की ही है, फिर तो उन्हें गोरे स्वामियों के अधीन ही काम करना है। इसीलिए वे उनकी नाराजगी मोल नहीं लेना चाहते थे। एक और प्रशासनिक तंत्र का यह हाल था, तो दूसरी ओर पहली बार राष्ट्रीय सरकार बनने से जनता में अपार उत्साह था। उनकी अपेक्षाएं आकाश छू रही थी। पंत जी को इस लंगड़े तंत्र की सहायता से जनता की आकांक्षाएं पूरी करनी थी। He was one of the wisest leaders that Congress had produced. He brought to bear in every Congress session that touch of brilliant thinking and solid, what should I say, a solid solution of every problem, which is a rare phenomenon these days. And when he spoke, whether in the Congress session in Parliament, everybody listened to him for something to be followed in the future. Panji was heard with great respect, because what was his strength? His strength was that he understood a problem in all its depth, and he could express himself clearly, forcefully, logically. Therefore, whenever a situation came up for discussion of the working committee, he had little difficulty in presenting a reasoned analysis of the situation confronting the country and the Congress on that particular occasion. कोई काम नहीं करते थे बिना सोचे समझे, और बहुत दूर तक सोचे समझे, गहरी सोच के बाद। और वो पक्के कॉन्स्टिट्यूशनलिस्ट थे, वो इधर उधर नहीं जाते थे। पंजी ने सारा माहौल इतना बदल दिया वहाँ लखनऊ कांग्रेस में कि जो बोलने के लिए आए थे गांधी जी के खिलाफ कि वो मवाल है, मॉडरेट है और हम वो लोग ज़्यादा क्रांतिकारी है, तो पंजी ने वो मुझे याद है ये बोला कि यहाँ जो बोलने वाले हैं उससे 100 गुना क्रांतिकारी महात्मा गांधी है। उसके बाद के कोई वक्ता के दिल में वो हिम्मत नहीं रही कि जो गांधी जी के खिलाफ एक भी हर्फ उच्चारे। कांग्रेस का अधिवेशन त्रिपुरा में होना था। उससे पहले कांग्रेस के प्रेसिडेंट का चुनाव हुआ। उस चुनाव में 2 कैंडिडेट थे, एक तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस और दूसरे पट्टाभी सीतारामैया। चुनाव में पट्टाभी जी हार गए, बावजूद इसके कि उनको महात्मा गांधी का समर्थन था। जब त्रिपुरा में कांग्रेस हुई, कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, तो उसमें सुभाष बाबू ये चाहते थे कि जो वर्किंग कमेटी है उसका गठन वो अपनी मर्जी से करें, और कांग्रेस के जो पुराने मेंबर थे वो सब ये चाहते थे कि सुभाष बाबू अगर प्रेसिडेंट चुन लिए गए हैं तो इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है, मगर वो वर्किंग कमेटी का संगठन महात्मा गांधी के कहने के अनुसार करें, और अगर वो महात्मा गांधी के कहने के अनुसार नहीं करेंगे तो जो तत्कालीन वर्किंग कमेटी के मेंबर थे वो उसमें भाग नहीं लेंगे।
डॉक्टर पट्टाभी की हार को गांधी जी द्वारा अपनी व्यक्तिगत हार मानने की बात से सुभाष बाबू को बड़ा दुख हुआ। जनता को पहली बार नेताओं के बीच गहरे मतभेद का पता चला। इस प्रकार मतभेदों और तनाव भरे वातावरण में त्रिपुरी अधिवेशन प्रारंभ हुआ। अस्वस्थ कांग्रेस अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र बोस स्ट्रेचर पर पंडाल में लाए गए। ऐसी संकटपूर्ण स्थिति में पंत जी को एक अत्यंत महत्वपूर्ण प्रस्ताव उपस्थित करना था। अतः सबकी आंखें पंत जी की ओर लगी हुई थी। In view of the various misunderstandings that have arisen in the Congress and in the country on account of the controversy in connection with the presidential election, it is desirable that the All India Congress Committee should clarify its position and declare its general policy. The committee declares its firm adherence to the fundamental principles of Congress which have governed its program in the past years under the guidance of Mahatma Gandhi. There is no other program before the country except the one laid down by Mahatma Gandhi, which the country has been following for the last 20 years. We have seen its results. It would be simply foolish on our part to leave that clear path and leap into darkness. Those who voted for Shri Subhash Bose in the presidential election never knew that there were any differences between him and the working committee. Their relations during the last 12 months have been so cordial that Congress regards it imperative that its executive authority should command his implicit confidence. It therefore requests the President to nominate a working committee for the ensuing year in accordance with the wishes of Mahatma Gandhi. By passing this resolution, you will be strengthening the hands of Shri Subhash Bose, and he will be placing at his disposal all experienced and veteran soldiers of freedom. यद्यपि उस वक्त मेरी उम्र बहुत कम थी, पर तो भी मुझे अच्छी तरह से याद है जो पंजी का भाषण हुआ था और जिस ढंग से उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव वहाँ पेश किया था, जिसके आधार पर कांग्रेस की एकता अक्षुण्ण रह सकी और कांग्रेस का विभाजन उस वक्त नहीं हुआ। उस वक्त गांधी जी के साथ जो कांग्रेस रही तो उसने वो मोड़ लिया जो आखिर में सन 47 में देश को आज़ादी इसने दिलाई। और हो सकता है उस वक्त कांग्रेस दूसरा मोड़ ले सकती थी और फिर कहाँ जाती यह आज कहना मुश्किल है। इसका मूल्यांकन तो इतिहास करेगा, लेकिन वो मेरी समझ में एक निर्णायक समय था।
सन 1945 में शिमला सम्मेलन के अवसर पर जब कांग्रेस और लीग में गंभीर मतभेद हो गए थे, तब मौलाना आजाद ने पंडित गोविंद वल्लभ पंत को ही कांग्रेस की ओर से श्री जिन्ना से बातचीत करने के लिए मनोनीत किया। कई दिनों तक पंत जी ने श्री जिन्ना से बातचीत की। जिन्ना की हठधर्मिता प्रसिद्ध थी और इसी के कारण उनका नेतृत्व कायम था। यद्यपि पंत जी के तर्कों और नपी तुली बातों का जिन्ना के पास कोई उत्तर नहीं था, तो भी उन्होंने पंत जी की बात मानने से स्पष्ट इनकार कर दिया। अंत में वही हुआ जिसकी आशंका थी, वार्ता असफल रही। Sardar Vallabhbhai Patel had great faith in him, and Jawaharlal Nehru a tremendous lot of affection for Pant ji, and his personality, a giant of a gentleman, great good man, as a reputed parliamentarian and also a Congress leader. Naturally, he could sway the public opinion outside as well as inside Parliament. गांधी जी ने बराबर ये कहते रहे थे कि इस देश का विभाजन मेरे लाश पर होगा, और इसका इतना बड़ा प्रभाव था इस सारे देश में, और सारे देश में था तो वो संसद सदस्य और विधान परिषद के जो सदस्य थे उन पर भी ये प्रभाव था। जिस समय कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वो बैठकें हो रही थी, मैं प्राय हर एक में उपस्थित था, मैंने उसको रिपोर्ट किया है। उस समय हमको ये लग रहा था कि ये प्रस्ताव पास नहीं होगा। पंडित नेहरू नाराज थे, सरदार पटेल भी नाराज थे। वो कहते थे कि और कोई उपाय नहीं है। लोग समझते क्यों नहीं है कि अगर हम आज इस प्रस्ताव को स्वीकार नहीं करते हैं तो हमारी आज़ादी अब जाने कितने वर्षों के लिए चली जाएगी, आज़ाद हो पाएंगे कि नहीं हो पाएंगे कभी। और आपद धर्म समझकर ही उन्होंने गांधी जी को समझाया था, और गांधी जी आए थे उस सभा में, और गांधी जी बहुत नहीं बोले थे। गांधी जी केवल इतना कहा था गांधी जी ने कि नेहरू और पटेल सरदार कोई ऐसा काम नहीं कर सकते जो देश के या देश की जनता के विरुद्ध होगा। मैं ये कहूंगा आपसे कि इन दोनों ने जो स्वीकार किया है आप उसको मान लें। लेकिन असली बात जो थी, जो असली तर्क था, वो पंत जी ने प्रस्ताव रखा था। जैसा मैंने पहले भी कहा कि जितने इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रस्ताव थे सारे के सारे पंत जी ने रखे थे। ये प्रस्ताव भी पंत जी ने रखा। एक एक बात उन्होंने समझाई कि किस प्रकार से उस समय कि किस प्रकार से हमारा स्वराज्य से शुरू हुआ था नारा, हमारा नारा फिर आया औपनिवेशिक स्वराज्य पर, उसके बाद हमारा नारा आया पूर्ण स्वतंत्रता पर, और आज हमको ये आपद धर्म समझकर स्वीकार करना पड़ रहा है। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। उन्होंने बिल्कुल जैसे एक तरह का पानी फिर जाता है, लोग खामोश हो गए और उसके बाद हाथ उठाकर वो प्रस्ताव पास किया गया। मैं मौजूद था, उसका मैं दर्शक था। विभाजन के फलस्वरूप पैदा हुए सांप्रदायिक दंगों की लपटें पंजाब से होकर दिल्ली और संयुक्त प्रांत के पश्चिमी जिलों में भी फैल गईं। प्रांतीय सरकार के प्रयत्नों के बावजूद पश्चिमी जिले उपद्रवों की आग से नहीं बच सके। मेरठ, गढ़मुक्तेश्वर, देहरादून में उपद्रव हो गए। उस समय दिल्ली जल रही थी, पंजाब जल रहा था, और
यहाँ से लाखों की संख्या में लोग पाकिस्तान जा रहे थे। उत्तर प्रदेश तो इस दृष्टि से बहुत बड़ा राज्य था और वहाँ पर अल्पसंख्यकों की संख्या भी सबसे अधिक थी, लेकिन पंत जी के शासन की दृढ़ता थी कि जहाँ कहीं भी उन्होंने देखा कि अल्पसंख्यकों के साथ किसी प्रकार का बुरा बर्ताव हो रहा है, उन्होंने बड़ी कड़ाई के साथ उसको एक राजनेता की दृष्टि से, एक शासक की दृष्टि से जो न्यायोचित और मानवोचित उन्हें लगा वही उन्होंने किया। और उनके समय में उत्तर प्रदेश में किसी प्रकार की कोई सांप्रदायिक समस्या पैदा नहीं हुई, किसी प्रकार की घटनाएं नहीं हुई जिसमें ये कहा जा सके कि एक संप्रदाय वाले ने, एक जाति वाले ने या और किसी प्रकार के लोगों ने दूसरों के साथ अन्याय किया। On the 15th of August 1947, chief ministers were required by the Prime Minister to hold public meetings and to tell the public what independence meant. I went to attend the meeting at Lucknow which Pantji addressed. There was a very large crowd, immeasurable. There must have been 100,000 people, full of enthusiasm and zeal, and everybody was happy. मित्रों और साथियों, इस ऐतिहासिक अवसर पर आपके प्रति हार्दिक शुभकामनाएं प्रकट करते हुए मुझे हर्ष होता है। हम अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। हमें अपना लक्ष्य मिल गया है। आजादी सपना नहीं रह गई। हम सचमुच आजाद हैं। भारतीय संघ के स्वतंत्र राज्य में मैं आपका स्वागत करता हूं और अब से हम अपना भाग्य निर्माण करने को पूरी तरह से स्वतंत्र हैं। हमारे रास्ते में अब कोई बाधक नहीं हो सकता है। हमारे देश में कहीं विदेशी सत्ता या विदेशी शासन का कोई चिन्ह नहीं मिलेगा। हम अपने घर के पूरे मालिक होंगे। राज शक्ति जनता के हाथों में होगी और जनता के प्रतिनिधि राज्य और उसकी विभिन्न शाखाओं के नियंत्रक और संचालक होंगे। जनता द्वारा जनता के लिए और जनता की सरकार अब केवल सिद्धांत ही नहीं वरन अब वह सब प्रकार से सक्रिय रूप धारण करेगा।
सन 1937 में कांग्रेस बहुमत में आई। तब उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत कहा जाता था और पंत जी इसके प्रथम प्रधानमंत्री बने। लीग के साथ समझौता न हो सका। उसने सांप्रदायिकता के आधार पर अल्पसंख्यकों में उत्तेजना पैदा की, जिससे व्यवस्था को खतरा पैदा हो गया था। इधर अंग्रेज गवर्नर का असहयोग, साथियों का शासन में सीमित अनुभव और दूसरी ओर पहली बार राष्ट्रीय सरकार बनने से जनता का उत्साह और अपेक्षाएं। लेकिन सारी विषमताओं के बावजूद पंत जी की सरकार ने अभूतपूर्व क्षमता दिखाई। सन 1946 के आम चुनाव में कांग्रेस फिर बहुमत में आई और उसकी सरकार बनी। पंत जी स्वतंत्र भारत में उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री बने और सन 1955 तक प्रांत को अपना मार्गदर्शन देते रहे। He gave an excellent administration to the state, and Uttar Pradesh was held out as a model state for the rest of India. His biggest achievement was on the zamindari issue of getting rid of zamindari and giving the land to the poorest and the weakest sections of our society. उत्तर प्रदेश में 22 लाख जमींदार, नवाब, ताल्लुकदार सबके खत्म किए। करोड़ों किसान जो जमीन जोतता बोता था उसका मालिक बना दिया गया। और बरसों पहले से जो किसानों के साथ जमींदारों का अत्याचार होता था, जिसमें कांग्रेस किसानों का साथ देती, वो मसला हल हो गया। जमींदारी उन्मूलन कानून सबसे पहले पंत जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में बना, जिसमें हरी, बेगार, बेदखली सब बंद की गई। ऐसा रिवॉल्यूशन हो गया, बड़ी तारीफ की जाती है रूस के रिवॉल्यूशन से, लेकिन एक कानून से करोड़ों किसानों का उद्धार हो गया और करोड़ों रुपए की जमींदारी और 22 लाख जमींदारियां 1 मिनट में खत्म हो गई, समाप्त हो गई। इस बिल के द्वारा हम अपने सूबे में एक शांतिमय क्रांति करने जा रहे हैं और साथ ही समाज के ढांचे को भी बिल्कुल बदलने जा रहे हैं। उन लोगों को जिन्होंने सदियों से दूसरों की हुकूमत के ज़माने में और अंग्रेज़ों की हुकूमत के दबाव में लोहे की आरियों को सहा और जिन किसानों ने हर तरह की मुसीबत को बर्दाश्त किया और जिनके दिल सूख कर मुरझा गए हैं, उनको इस तरह जिंदगी देकर, ऊंचा उठाकर और उनके नैतिक बल को बढ़ाकर उनको मानवता का आदर्श बनाने का उद्देश्य सामने रखा है। क्या ये संभव हो सकता है कि हमारे यहां राजा महाराजा जिनके पास करोड़ों की संपत्ति थी और जिनके मातहत लाखों करोड़ों आदमी काम करते थे, वह जिसके साथ
जैसा चाहते थे उस तरह पेश आते थे।